हेलो फ्रेंड्स, सत्या कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में जानना होगा। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि समीकरण है क्या। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण क्या है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें प्रक्रिया जोड़ना जरूरी है। अगर उसमें प्रक्रिया हम नहीं जोड़ते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा गलत हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। यानी यहाँ पर कार्बन एक अलग पदार्थ है और ऑक्सीजन अलग है, और दोनों जब आपस में मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में लेते हैं। अलग देखते हैं, H प्लस O2 SO2। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हुए। अगर कोई पूछता है तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण बताइए, तो हमें यही बताना होगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो ये जो भाग लिया और ये जो बना, इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है। तो जब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग, तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होते हैं अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। अब प्रश्न उठता है कि अभिकारक क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण क्या है, प्रतिफल क्या है तथा इसके उदाहरण क्या है। तो हमें जानना होगा कि जब C प्लस O2 यहाँ CO2 है, तो हमारा जो CO2 है यानी C प्लस O2 है और यहाँ CO2 है, तो C प्लस O2 ये हमारा अभिकारक है। इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। और जो हमारा CO2 बना है इसे हम प्रतिफल कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो अभिकारक का डिफिनेशन क्या हुआ, इनका परिभाषा क्या हुआ। तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब इसमें देखना है कि देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भाग लिए हैं, और जब दोनों भाग लिए हैं और जो दोनों आपस में मिले हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो इसको हम प्रतिफल कहेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, उसे हम अभिकारक कहेंगे। और सबसे इसको जानना जरूरी है कि अभिकारक किधर होता है और प्रतिफल किधर होता है। अगर परीक्षा में आ जाए तो हमें ये पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये ध्यान देना होगा कि जो तीर के सामने होता है वह हमेशा प्रतिफल होता है, और जो तीर के पीछे होता है वह अभिकारक होता है। ये हमेशा जानना होगा। अगर इसी को अगर पलट दे, कोई इस तरह कर दे SO2 और तीर के सामने इधर कर दे और इधर लिख दे H प्लस O2, तो इसमें पहचानना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि तीर के मुख के सामने कौन है, यानी तीर के सामने कौन है। तो तीर के सामने क्या है, यहाँ पर SO2 है, तो ये हमारा प्रतिफल हो जाएगा। और जो तीर के पीछे होगा वह हमारा अभिकारक होगा। तो इस तरह से हम अभिकारक और प्रतिफल को समझ सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, जो कि परीक्षा में भी पूछता है और यह इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में
जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया है, इसमें केवल 4 ही दिया है और इसी 4 को हम लोग को पढ़ना है। इस तरह अनेक होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि इसकी पहला विशेषता होता है कि रंग में परिवर्तन होता है। जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसमें रंग में परिवर्तन होता है, उसके कलर चेंज होते हैं। और जो दूसरा होता है वह ताप में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहाँ पर या तो टेम्परेचर बढ़ेंगे या तो टेम्परेचर घटेंगे, यानी ताप में परिवर्तन होता है वहाँ पर। और तीसरा है अवस्था में परिवर्तन, और चौथा है गैस का निष्कासन। तो ये कम से कम 4 जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, इसे हम लोगों को याद करना होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसका डिफिनेशन अगर हमें समझना होगा तो हम इसे समझना होगा। तो बताते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से उनका संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में अभी हमने बताया कि C+O2 CO2, तो ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। ये हम इनको क्या कर दिए, इनको सिंबलाइज कर दिए, इनको हम संकेत के माध्यम से संक्षिप्त इसका निरूपण कर दिए। संकेतों के या सूत्रों के माध्यम से इसे हम क्या किए, एक इनका संक्षिप्त निरूपण कर दिए, और यही रासायनिक समीकरण है। नहीं तो इसी को अगर जानना होगा तो इसे हमें लिखना होगा कि जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इतना कहने में हमें काफ़ी समय भी लगता है और जगह भी छेकता है ज़्यादा, इसलिए इसे हम संकेत के माध्यम से दर्शाते हैं और सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं। यही हमारा रासायनिक समीकरण है। अब इसके आगे जब हमें पढ़ना है तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। संतुलित समीकरण कहेंगे उसे कि जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या जो बराबर होगा तो उसे हम संतुलित समीकरण कहेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ कार्बन के परमाणु 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। इसके मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणु संख्या क्या है, आपस में बराबर है, तो इसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण क्या है? तो जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों की परमाणु संख्या आपस में बराबर न हो तो उसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे यहाँ पर S प्लस यहाँ O कर दिए और इधर कर दिए SO2 कर दिए। अब यहाँ देखना होगा कि ये हमारे जो S प्लस O है ये हमारे अभिकारक है। क्या है? ये अभिकारक है। और यहाँ SO2 ये क्या है? प्रतिफल है। तो इसमें यहाँ देखेंगे कि इसमें सल्फर का परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन का 1 है, लेकिन यहाँ पर सल्फर का 1 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 है। यानी इसके मतलब यह हुआ कि हमारा जो अभिकारक है वह प्रतिफल के परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या है। हम लोग क्यों रासायनिक समीकरण लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग लिखते हैं, इनको लिखने का लाभ क्या है? तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने का लाभ, ठीक ना, सबसे पहला लाभ होगा कि इसमें समय की बचत होती है। समय की बचत नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को अब हम लोग रासायनिक समीकरण के जब रूप में लिखते हैं तो इससे
हमारा जो पहला लाभ होता है वह समय की बचत होता है, और जो दूसरा होता है वह स्थान की बचत होता है।